चलो फ्रेश पेज निकाल लो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एएस है, बहुत ही अच्छा है और कुछ भी ऐसा उसमें मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस उसमें ना हमें क्या देखना है कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है उसका, बस हमें ज्यादातर फोकस रखना है किसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है ना? चलो, डालना हेडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और एएस का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। डाल दो हेडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। चलो, तो ये अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है। जैसे मान लो अगर कोई बंदा किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में या कोई गांव में या कोई ऐसी जगह पे जाके अपना बिजनेस खोल दे, तो जहां पर वो लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लो एक कोई गांव है, वहां के लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा रहते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां जाके एक अपनी फैक्ट्री खोल दी, जिससे क्या होगा, वहां के लोगों को उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। तो बेसिकली अगर कोई भी इस ऐसे फायदा कर रहा है, कोई भी ऐसे अच्छा काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट ना उनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट उनको क्या करती है, सपोर्ट। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, उसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट उसको ना कुछ ऐसे असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। जैसे मान लो अगर मैं नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, फैक्ट्री खोलने में मेरे 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो उसमें से 2 करोड़ रुपए मान लो गवर्नमेंट दे देगी, या फिर 5 करोड़ गवर्नमेंट दे देगी, या मुझे कोई बड़ी मशीन चाहिए तो वो मशीन गवर्नमेंट अपनी तरफ से मुझे दे देगी। ठीक, तो ऐसे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग ऐसी जगहों पे जाके खोलो काम, और आप वहाँ के लोगों को वो दो, एम्प्लॉयमेंट दो, ताकि और उसके बदले में फिर गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। ठीक, तो डोनेशन तो जनरल ऐसे नॉर्मल टर्म्स में बात कर लेते हैं। ये ग्रांट जो है ना, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। डोनेशन तो जैसे मान लो मुझे कुछ काम अच्छा लगा तो मैं भी डोनेट कर दूंगा, ठीक है ना। बट ये यहाँ पर ग्रांट जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से आनी चाहिए और किसी से नहीं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ग्रांट्स किस किस चीज के लिए हो सकती है, किसी भी चीज के लिए। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक मशीन खरीदनी है, मान लो मुझे एक 10 लाख की मशीन खरीदनी है, उसके बदले में मेरे पास 2 लाख रुपए कम है, तो गवर्नमेंट ने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, 8 लाख मैंने मिला दिए, 10 लाख रुपए की वो मशीन खरीद ली, तो वो 2 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट हो गई। ठीक, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट मुझे पैसे दे दे, किसके लिए, खर्चों के लिए। कोई पैसे दे दे खर्चों के लिए। जैसे मान लो मुझे जो मैंने जो जगह ली ना रेंट पे ली, अब मेरे पास रेंट देने को पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, रेंट देने के लिए पैसे दे देती है, तो वो मेरी क्या हो गई, ग्रांट हो गई। या सैलरी के लिए पैसे दे देगी, किसी भी बेसिकली खर्चे के लिए भी पैसा दे सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे खर्चे के लिए पैसा दे सकती है, किसी फिक्स एसेट के लिए पैसा दे सकती है, या फिर कोई नॉन मॉनेटरी ग्रांट भी हो सकती है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब क्या हुआ, मुझे एक मशीन चाहिए थी, तो गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, मुझे वो मशीन ही लाके दे दी, मुझे वो मशीन ही लाके दे दी, तो उसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मुझे बेसिकली सीधा एक एसेट मिल गया, तो उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट, जो मनी की फॉर्म में नहीं है, जो किसी एसेट की फॉर्म में है, अदर फॉर्म में है। ठीक, तो ये होता है। लेकिन सर क्या बस वो पैसा देगी और भूल जाएगी, नहीं। वो क्या करती है, वो ना आपके साथ एक कंडीशन भी लगाती है। आपके ऊपर क्या लगाएगी, कंडीशन लगाएगी, वरना तो लोग क्या करेंगे। अगर मुझे ऐसा कुछ पता चला तो मैं क्या करूंगा, आज गांव में एक बिजनेस खोला, कल मेरे पास ग्रांट आई, परसों बंद कर दिया। ठीक, तो ऐसा नहीं चलता। गवर्नमेंट क्या करती है, कंडीशन लगाती है। गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाएगी, कंडीशन। गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगा देगी और आपको उन कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने वो कंप्लाई नहीं करा तो आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जैसे मान लो मैंने क्या किया, लेट्स से एक मशीन चाहिए थी मुझे, मैंने मशीन वो मशीन थी 10 लाख रुपए की, मेरे पास थे 8 लाख, गवर्नमेंट ने दे दिए 2 लाख। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 2 लाख दिए ना, तो उन्होंने कोई एक कंडीशन लगा दी कि इस मशीन का यूज आप इस काम के लिए करोगे, इसके अलावा किसी काम के लिए नहीं करोगे। एक मान लो एक कंडीशन लगा दी, लेट से एक कंडीशन लगा दी कि मैंने कुछ भी ऐसी कोई मशीन खरीदी, तो उन्होंने बोला कि इसका काम आप सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस के लिए करोगे, किसी और बिजनेस के लिए यूज नहीं करोगे। लेकिन मैंने उस मशीन को यूज करना शुरू कर दिया अपने बाकी बिजनेस में, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ग्रांट है ना वो वापस ले लेगी, और मुझे वो ग्रांट वापस रिफंड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक, तो ये केसेस आते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो ग्रांट मिलेगी, और फिर उस ग्रांट जो ग्रांट मिली है, उस ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो ग्रांट हमें मिली है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर हमें वो ग्रांट रिफंड करनी पड़ गई तो उस रिफंड का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें इस एएस में पढ़नी है।
तो सिंपल सा है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, गवर्नमेंट हमें असिस्टेंस दे रही है, कुछ हेल्प कर रही है किसी चीज के लिए विद सम कंडीशन, कुछ कंडीशन लगा के देगी, हमें वो कंडीशंस को पूरा करना है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट देखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर हमने कंडीशन ब्रीच कर दी तो हमें वो कंडीशन, वो ग्रांट वापस करनी पड़ेगी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें इसमें सीखनी है AS 12 में। ठीक, लिखना हेडिंग AS 12 में, हाँ हेडिंग डालना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट government grant means assistance in cash, assistance in cash, government grant means assistance in cash or kind, assistance in cash or kind against compliance of conditions, against compliance of conditions by entity, against compliance of conditions by entity, by entity, full stop. Such assistance should be, such assistance should be capable of being valued, capable of being valued. मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकाली जा सके, ऐसा ना हो कि बस कोई एक गवर्नमेंट के, कोई गवर्नमेंट है वो तुम्हें बोल रही है कि तुम खर्चा करते जाओ, कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ है, बस वो साथ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कुछ पैसा नहीं दे रहे उनको, सिर्फ वो सपोर्ट दे रहे हैं, मोरल सपोर्ट टाइप, तो वो वाला सपोर्ट नहीं चलेगा, आपकी उस असिस्टेंस की वैल्यू निकलनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, कैलकुलेट कर जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये ग्रांट किससे मिली होनी चाहिए, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी हो, बेसिकली स्टेट भी चलेगी, सेंट्रल भी चलेगी, सारी गवर्नमेंट चलेगी, बस होनी क्या चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो लिखना government can be local, government can be local or state or central government, government can be local or state or central government or national international bodies, national or international bodies, for example WHO, for example WHO। तो कोई अगर ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडी ने या नेशनल बॉडी ने दिया है ग्रांट तो वो भी चलेगा, जैसे कि WHO, जैसे कि फॉर एग्जांपल WHO। ठीक, फुल स्टॉप। कहता है कि जब जैसे ही आपको गवर्नमेंट ग्रांट डिक्लेयर कर दी, होता क्या है, गवर्नमेंट ना ऐसा नहीं है कि सीधा जैसे तुम्हारे हाथ में ग्रांट आई जाएगी, गवर्नमेंट ना पहले डिक्लेयर करती है, पहले पास करती है ग्रांट की, इस बंदे को ग्रांट देनी है, फिर आपको ग्रांट दी जाएगी। ठीक, तो आप अपनी बुक्स में कब ग्रांट को रिकॉग्नाइज करोगे, क्या कंडीशंस है जो पूरी होनी चाहिए, जब उसी के बाद आप अपनी बुक्स में ग्रांट को दिखाना, उससे पहले आप अपनी बुक्स में ग्रांट को मत दिखाना। तो लिखना, हेडिंग डालना, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, ये हेडिंग है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, government grants are recognized when following conditions are satisfied। अंडरलाइन कर देना recognized को और following conditions को, following conditions are recognized, recognized को अंडरलाइन कर दो और following conditions को अंडरलाइन कर दो, following conditions are satisfied, following conditions are satisfied, following conditions are satisfied। तो दो ऐसी कंडीशंस है, उन दोनों कंडीशंस को, अगर वो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ही तुम ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना, वरना ग्रांट को रिकॉग्नाइज मत करना। कौन कौन सी दो कंडीशन है, तो लिखना फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, इट इज रीजनेबली सर्टेन, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल बी, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड, it is reasonably certain that grant will be received, grant will be received। तो मतलब क्या हुआ, कहता है कि गवर्नमेंट हमें धोखा नहीं देगी, हमें ये सर्टेन होना चाहिए कि हमें पैसा मिल ही जाएगा, ग्रांट का जो पैसा है वो रिसीव हो ही जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि बोल तो दिया बट मिल नहीं रहा, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए, मतलब आपको सर्टेन होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए कि पैसा मिल जाएगा, ठीक, पैसा मिलेगा। सेकंड कंडीशन, इट इज एक्सपेक्टेड दैट, it is expected that, it is expected that conditions for compliance, conditions for compliance will be
conditions for compliance will be satisfied by the entity, satisfied by the entity, satisfied by the entity। तो क्या कहता है कि ये जो कोई भी अगर कंडीशन लगाई है ना गवर्नमेंट ने ग्रांट देने से पहले, अगर मान लो कोई कंडीशन लगी है तो हमारे लिए सर्टेन होना चाहिए, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंडीशन हम पूरी कर देंगे, उस कंडीशन को फुलफिल कर देंगे, तो हम यही मान के चल रहे हैं। ठीक, तो ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन अगर पूरी हो गई तो हम ग्रांट को रिकॉग्नाइज करेंगे, वरना ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। पहली कौन सी थी कि उसको सर्टेन होना चाहिए कि पैसा मिल जाएगा, और दूसरा क्या था कि जो कंडीशंस लगाई है गवर्नमेंट ने उनको हम सेटिस्फाई कर देंगे, उनको हम पूरा कर देंगे। ठीक, चलो लिखना, हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। कितने टाइप के ग्रांट्स है? 4 टाइप की, तो इसके नीचे 4 वो पढ़ा दो, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में बांट दो, 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रिवेन्यू ग्रांट और इनकम ग्रांट, रिवेन्यू ग्रांट और इनकम ग्रांट और एक्सपेंस ग्रांट। रिवेन्यू ग्रांट, हाँ एक ही हेडिंग है, रिवेन्यू ग्रांट और इनकम ग्रांट और एक्सपेंस ग्रांट, ये एक ही का नाम है, रिवेन्यू और इनकम और एक्सपेंस, रिवेन्यू ग्रांट और इनकम ग्रांट और एक्सपेंस ग्रांट। सेकंड, ग्रांट फॉर फिक्स्ड असेट्स, ग्रांट फॉर फिक्स्ड असेट्स, ग्रांट फॉर फिक्स्ड असेट्स, ग्रांट फॉर फिक्स्ड असेट्स। थर्ड, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, इसके ब्रैकेट में लिख दो थर्ड पॉइंट के, नॉन मॉनिटरी ग्रांट के, असेट इन काइंड, असेट इन काइंड, यानी कि किसी और फॉर्म में एसेट हमें मिल रहा है। फोर्थ, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट और कैपिटल ग्रांट, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट और कैपिटल ग्रांट। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग डालना रिवेन्यू ग्रांट की, सबसे पहले हेडिंग डाल दो रिवेन्यू ग्रांट। रिवेन्यू ग्रांट का मतलब क्या हुआ अब समझना, 2 मिनट छोड़ दो रजिस्टर को, रिवेन्यू ग्रांट हेडिंग डाल के। तो रिवेन्यू ग्रांट का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू ग्रांट का मतलब है कि अगर मान लो मुझे कोई खर्चा करना है, रिवेन्यू ग्रांट या इनकम ग्रांट या एक्सपेंस ग्रांट, यही नाम था इसका। तो बेसिकली अगर मुझे कोई खर्चा करना है और उस खर्चे के लिए गवर्नमेंट अगर मुझे ग्रांट दे देती है, उस खर्चे के लिए गवर्नमेंट अगर मुझे ग्रांट दे देती है, तो वो क्या कहलाती है? रिवेन्यू ग्रांट। अगर मुझे कोई खर्चा करना है, जैसे मान लो मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी है और उस सैलरी के लिए गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दे दिया, तो वो क्या कहलाएगी? रिवेन्यू ग्रांट या फिर इनकम ग्रांट या फिर एक्सपेंस ग्रांट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रांट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखना क्या कहलाएगा। ये मान लो ड्यू बेसिस, मतलब अक्रूवल ही हो गई, अक्रूवल हो गया ना, ड्यू और कैश पे नहीं, अक्रूवल बेसिस। ठीक, तो होगा क्या, अब सोच के देखो, मान लो ये है 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024 है। ठीक, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 को। अब हुआ क्या, मान लो मेरा एक बिजनेस है, मुझे यहां से 1 अप्रैल से हर महीने 1-1 लाख रुपए की सैलरी पे करनी है, हर महीने 1 लाख की सैलरी पर मंथ पे करनी है, 1-1 लाख रुपए की क्या करनी है? सैलरी पर मंथ पे करनी है। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पर 1 दिसंबर को मुझे क्या दिया? ग्रांट दे दी। कहते हैं कि ये पकड़ो 2 लाख रुपए, ये पकड़ो 2 लाख रुपए,
हर महीने के 20-20 हजार रुपए की सैलरी पे करते रहना। हर महीने की 20-20 हजार की सैलरी क्या करते रहना, पे करते रहना। ठीक, तो यानी कि उन्होंने कब दे दी मुझे ग्रांट, 1 दिसंबर को, जबकि मुझे एक्चुअल में सैलरी कब पे करनी है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से। ठीक, तो यानी कि उन्होंने मुझे 4 महीने पहले ग्रांट का पैसा दे दिया, 4 महीने पहले क्या दे दिया, ग्रांट का पैसा दे दिया। तो मैं इस पैसे को रिकॉर्ड कर लूंगा, क्यों, क्योंकि एक तो पहली कंडीशन क्या थी, ग्रांट रिसीव हो जानी चाहिए, ग्रांट रिसीव हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो हमारी कंडीशन है उसको कंप्लाई करेंगे हम फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर में सैलरी देने वाले हैं तो कंप्लाई भी करेंगे। तो मतलब मैं इस ग्रांट को अपनी बुक्स में दिखाऊंगा। लेकिन अब मेरी बुक्स में कैसे दिखेगी, इनकम दिखेगी या लायबिलिटी दिखेगी, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। तो उसके दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो मेरी इनकम हो या वो मेरा लायबिलिटी हो, दो ही केस हो सकते हैं। पैसा अगर मिल रहा है तो एसेट तो नहीं बनेगा ना, पैसा मिलते हुए एसेट थोड़ी बनता है। एसेट तो जब तुम पैसा देते हो तो एसेट खरीदते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो वो या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी। तो AS12 बोलता है कि जिस डेट को तुम्हें ग्रांट मिली और जब तक तुमने एक्चुअल खर्चा नहीं करा, तब तक उस ग्रांट को किसमें दिखाना, लायबिलिटी में। मैंने क्या बोला, जिस डेट को तुम्हें ग्रांट मिली और जिस डेट तक तुमने उसका एक्चुअल खर्चा नहीं करा, तब तक तुम उसे क्या दिखाना, लायबिलिटी। तब तक तुम उसे क्या दिखाना, लायबिलिटी। बात समझ आ रही है। जैसे ही तुम खर्चा कर दोगे तो उसको अपनी इनकम बना लेना, जैसे ही तुम खर्चा कर दोगे तो उसको क्या दिखा देना, अपनी इनकम दिखा देना। तो यहां से 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक मेरी बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना हो गया, बैंक से कितना आया, 2 लाख, और इधर भी कितना आ गया, 2 लाख। ठीक, 2 लाख और 2 लाख। बात समझ आ रही है। ठीक, तो ये हमने क्या दिखा दिया, लायबिलिटी शो कर दी। ये हमने क्या दिखा दिया, लायबिलिटी। और जब फिर एक्चुअल में खर्चा होना शुरू हो जाएगा तो मेरी इनकम बननी शुरू हो जाएगी। ठीक, अब हुआ क्या, मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ। मुझे ना रेंट देना था, कितने का, 1 लाख रुपए का। मुझे रेंट देना था कितने का, 1 लाख रुपए का। गवर्नमेंट ने बदले में मुझे ग्रांट दे दी कितने की, 40,000 रुपए। गवर्नमेंट ने मुझे बदले में क्या दे दी, ग्रांट दे दी 40,000 रुपए की। और जब रेंट पे कर रहा हूँ ना तभी ग्रांट मिली है, जब रेंट पे कर रहा हूँ तभी क्या मिली है, ग्रांट मिली है। तो मतलब ये वाली जो ग्रांट है 40,000, ये मेरी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। ये मेरी क्या मानी जाएगी, इनकम। तो इस इनकम को, इस ग्रांट को शो करने के दो तरीके हैं। इस ग्रांट को शो करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से दो तरीके। पहला तरीका तो क्या है कि तुम अपनी बुक्स में ऐसे दिखाओ, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, और बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट कितना, 40,000 और 40,000 और 40,000। ठीक, फिर इनको क्या करेंगे, P&L से राइट ऑफ करेंगे। तो रेंट मेरा खर्चा है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो 40,000 और 40,000, सॉरी 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। तो मैंने क्या किया, रेंट का खर्चा किया, उसके बदले में मुझे ग्रांट मिल गई, तो रेंट की पेमेंट दिखा दी 1 लाख की, और ग्रांट की रिसीप्ट दिखा दी 1 लाख की। उस रेंट को, जो ये खर्चा था, P&L के डेबिट साइड में डाल दिया 1 लाख, और ये जो ग्रांट है इसको P&L के क्रेडिट साइड में डाल दिया, गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L अकाउंट। क्योंकि हमारी क्या बनने वाली है, ये इनकम बनने वाली है, तो हमने क्या कर दिया, 40,000 से P&L के क्रेडिट साइड में डाल दिया। तो नेट इफेक्ट देखेंगे, तो नेट इफेक्ट P&L में डेबिट कितना हुआ, 1 लाख, और P&L में क्रेडिट कितना हुआ, 40,000। तो नेट मेरी जेब से कितना गया, 60,000 ही गया, क्योंकि 1 लाख का रेंट था, उस पे से 60,000 तो मुझे गवर्नमेंट ने दे दिए, तो मेरी जेब से कितने गए, 60,000। मेरी जेब से कितने गए, 60,000। तो यही हमारा नेट इफेक्ट कितना आ गया, 60,000। तो पहला तरीका तो क्या है कि आप अपना खर्चा पूरा अलग रिकॉर्ड करो, ग्रांट को पूरा अलग रिकॉर्ड करो, दोनों को अलग अलग P&L में डाल दो। खर्चा P&L के डेबिट में दिखा दो, और इनकम जो ग्रांट है वो P&L के क्रेडिट साइड में दिखा दो। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि आप एक काम करो, रेंट में से ही माइनस कर दो। यानी कि 1 लाख का रेंट है ना, उसमें से 40,000 तो गवर्नमेंट ने दे दिए, तो हम सीधा रेंट ही कितने का दिखा देंगे, 60,000 का। तो दूसरा तरीका क्या है कि रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 60,000, 60,000, और फिर इसको P&L टू रेंट कर दो
कितना 60,000 और 60। बात समझ आ रही है क्या? तो तीन चीजें पढ़ी हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्रांट में। पहली टाइप थी रिवेन्यू ग्रांट। उसमें क्या था कि अगर आपको ग्रांट मिली किसी खर्चे के लिए और जब तक आपने एक्चुअल खर्चा नहीं किया वो ग्रांट आपकी लायबिलिटी में पड़ी रहेगी। वो ग्रांट आपकी कहां पड़ी रहेगी? लायबिलिटी में। ठीक। जैसे ही आप खर्चा कर दोगे तो वो ग्रांट आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। इनकम कैसे शो करना? या तो खर्चा पूरा अलग दिखा दो और ग्रांट पूरी अलग दिखा दो इनकम में, या फिर दोनों को नेट करके नेट खर्चा दिखा दो। दोनों को नेट करके नेट खर्चा दिखा दो। बात समझ आ रही है क्या? कोई डाउट यहां तक? नहीं? चलो ठीक ना। रिवेन्यू ग्रांट के अंदर दिस ग्रांट इज गिवन बाय, दिस ग्रांट इज गिवन बाय गवर्नमेंट, दिस ग्रांट इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू मीट, this grant is given by the government to meet certain specific expenses, certain specific expenses, certain specific expenses of entity, of entity, certain specific expenses of entity, full stop. This grant is to be expressed in, this grant is to be expressed, this grant is to be expressed as per conditions, as per conditions applied by grantor, as per conditions applied by grantor. ठीक। तो ये कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। किसके लिए? खर्चों के लिए। कुछ खर्चे करने के लिए हमें ग्रांट मिली है और इसके साथ हो सकता है कुछ कंडीशन भी लगा दी गई हो। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखना, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट, ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू ग्रांट, ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू ग्रांट। तो रिवेन्यू ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक ना। टिल द फर्म, या सॉरी टिल द टाइम एंटिटी, ठीक ना, टिल द टाइम एंटिटी incurs expenditure, till the time entity incurs expenditure, comma, such grant is treated as liability, such grant is treated as liability, such grant is treated as liability. Once grant is expensed, once grant is expensed, it is recognized by, it is recognized by crediting to P&L, it is recognized by crediting to P&L. क्रेडिट कर देंगे किसमें? P&L में। सर कैसे होगा ये क्रेडिट? दिखाना। देखो, मान लो मुझे 30 जून को, 30 जून 2025 को एक रेंट पे करना है 1 लाख रुपए का। जो अभी एग्जांपल या वही ले रहा हूं। 30 जून को मुझे रेंट पे करना है कितने का? 1 लाख रुपए का। लेकिन 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी कितने की? लेट से 40,000 रुपए की। गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी कितने की? 40,000 रुपए की। तो अब हम कैसे शो करेंगे? यहां पर मैं शो करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। कितना? 40,000 और 40,000। तो कितना ऐड करेंगे? कितना करेंगे? 40,000। नेक्स्ट क्या होगा? कहता है ये हमने क्या किया? डेफर्ड ग्रांट, यानी कि इसको लायबिलिटी बना लिया। इसको क्या किया हमने? लायबिलिटी बना लिया। फिर अब फ्यूचर में, अब जब रेंट हम पे करेंगे तो रेंट पे करते टाइम रेंट की एंट्री क्या करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 1 लाख, 1 लाख। ठीक। रेंट तो पूरा पे करेंगे उस टाइम पे,
तो ये रेंट किस में चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1 लाख 1 लाख। तो 1 लाख रुपए से हमने रेंट को पी एंड एल से राइट ऑफ कर दिया। अब जो ये डेफर्ड ग्रांट थी इसको भी मैं किस में डाल दूंगा, पी एंड एल में, क्योंकि मैंने एक्चुअल में खर्चा कर दिया। तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट 40,000 और 40,000। तो ये मेरा डेफर्ड ग्रांट किस में चला गया, पीएनएल में चला गया। तो नेट पीएनएल में कितना हो गया, 60,000। ठीक, तो इस तरीके से इसको दिखाया जाता है कि जब तक आप एक्चुअल खर्चा नहीं कर रहे उसको लायबिलिटी में शो करो, जैसे आपने एक्चुअल खर्चा कर दिया फिर उसको पीएनएल में क्रेडिट कर देना। ठीक, सिंपल। चलो लिखना, हाँ ज्यादातर यही चलता है, बाकी खर्चों पे तो तभी की तभी मिल जाता है। लिखना फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में, revenue grant is presented in revenue grant is presented in revenue grant is presented in P&L account in the following manner, in the following manner। लिखना ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, show it record it an separate line item, record it as separate line item, record it as separate item in P&L, separate item in P&L, or show in other income, show in other income। तो क्या कह रहा है, कहता है या तो पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास कि इस ग्रांट को अलग से दिखाओ पीएनएल के अंदर, जैसे कि अभी हमने पिछला एग्जांपल किया था कि ग्रांट को पीएनएल में क्रेडिट कर रहे थे अलग से। ठीक, या फिर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, reduce it from expenses incurred, expenses incurred। तो कहते हैं कि या तो आप क्या करो, डायरेक्ट खर्चे से माइनस कर दो, जैसे हमने देखा था रेंट को सीधा 60,000 कर दिया था, तो तुम डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो। फुल स्टॉप। नेक्स्ट में लिखना, examples of revenue grant can be expenses of revenue grant can be, oh sorry, examples of revenue grant can be expenses on, oh sorry, examples on revenue grant can be, पहला ग्रांट फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रांट फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रांट फॉर मेडिकल फैसिलिटीज। हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट देते हैं अपने अपने एम्प्लॉइज या अपने कस्टमर्स की मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जो आप करवा रहे हो, ठीक है ना। या फिर सेकंड, ग्रांट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, ग्रांट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, और ग्रांट फॉर वुमेन, ग्रांट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। बहुत देती है, बहुत ज्यादा कंपनीज को ग्रांट मिलती है कि आप वुमेन्स को आगे बढ़ावा दो और उनके ऊपर खर्चा करो ज्यादा से ज्यादा, तो उनसे ग्रांट मिलती है बहुत ज्यादा। चलो, तो ये था, हमें ग्रांट मिलेगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा हमने वो देखा। अब हेडिंग डालना, रिफंड ऑफ ग्रांट। अभी चल वही रहा है, रिवेन्यू ग्रांट ही चल रहा है, रिवेन्यू ग्रांट ही चल रहा है, उसके अंदर ही हेडिंग है रिफंड ऑफ रिवेन्यू ग्रांट, रिफंड ऑफ रिवेन्यू ग्रांट। रिफंड ऑफ रिवेन्यू ग्रांट। तो क्या कह रहा है, अगर हमारे साथ कोई कंडीशन लगी थी, हमारे ऊपर कोई कंडीशन लगवाई थी, तो उस कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें रिफंड करनी पड़ गई, तो देखना एक एग्जांपल लिखते हैं फिर समझते हैं। रिफंड ऑफ रिवेन्यू ग्रांट। मान लो मुझे ना चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कुछ ग्रांट मिली थी, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कोई ग्रांट मिली थी, लेट से 1 अप्रैल को ना एक चिल्ड्रन का मुझे स्कूल में एडमिशन कराना था, एक चाइल्ड का, कितना लेट से, और उस पे खर्चा लगने वाला था कितना,
1 लाख रुपए। खर्चा कितने लगने वाला था? 1 लाख रुपए। ठीक, लेकिन 1 जनवरी को ही मुझे गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी इसके बदले में कि 60,000 रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी। 60,000 रुपए क्या करेगी? गवर्नमेंट खर्च करेगी अगर हम क्या करवा देते हैं? एडमिशन करा देते हैं। तो अगर हम क्या करा देते हैं? एडमिशन। ठीक, तो गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दे दी। तो जैसे ही 1 जनवरी 2025 को मुझे ग्रांट मिली होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, वो भी कौन सी? डेफर्ड। डेफर्ड ग्रांट के नाम से अकाउंट ओपन कर देंगे, तो ये कितने से होगी? 60,000 और 60,000। ठीक, जैसे ही 15 फरवरी आई, 15 फरवरी को हमें रियलाइज हो गया कि हम एडमिशन नहीं कराने वाले। 15 फरवरी को हमें पता चल गया कि हम एडमिशन नहीं कराने वाले। ठीक है ना, कुछ भी केस हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से अगर हमें एडमिशन नहीं कराना, अगर हम एडमिशन नहीं कराने वाले, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? इस ग्रांट को वापस करो, इस ग्रांट को क्या करो? वापस। तो अगर हमने मिलने के टाइम पे इसको किस में डाला था? डेफर्ड ग्रांट के अंदर, यानी कि इसको लायबिलिटी बना दिया था। अगर हमें जब मिली थी तो इसको हमने क्या बनाया था? लायबिलिटी, यानी कि डेफर्ड ग्रांट में डाला था। तो जब मैं रिफंड करूंगा 15 फरवरी 2025 को, तो मैं एंट्री भी क्या करूंगा? वही सेम, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 60,000 और 60,000, 60,000 और 60। ठीक है, बात समझ आई? तो क्या कहता है रिफंड के टाइम पे? रिफंड ऑफ ग्रांट कैसे होगा? जिस ओरिजिनल अकाउंट में आपने जब ग्रांट मिली थी उसको क्रेडिट किया था, उसी अकाउंट को वापस डेबिट करना। किसके लिए? ग्रांट को रिफंड करने। मतलब जो तुमने उस टाइम पे ट्रीटमेंट किया था, उसी का इनवर्स, उसी का रिवर्स ट्रीटमेंट कर देना। ठीक, तो जो अकाउंट तुमने क्रेडिट किया था, वही अकाउंट तुम्हें क्या करना है? डेबिट। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सेम यही केस है, बस यहाँ पर डेट्स को ज्यादा वो नहीं करेंगे। मान लो अगर मुझे एक एक्सपेंसेस करने थे, कितने के? 1 लाख के। अगर मुझे एक्सपेंसेस करने थे कितने के? 1 लाख के, और गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी थी कितने की? 60,000 की। बट ये इसी डेट पे मिली है जिस डेट पे खर्चा करना है, और हम एक्चुअल में खर्चा कर भी रहे हैं। हमने एक्चुअल में खर्चा कर भी दिया। ठीक, एक्चुअल में खर्चा कर दिया, तो मैं क्या दिखाऊंगा? एक तो खर्चे की एंट्री करूंगा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख और 1 लाख। फिर हम ग्रांट की रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। कितना? 60,000 और 60,000, 60,000 ही हो गया। ठीक, फिर हमने क्या किया होगा? एक्सपेंसेस को पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया होगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस कितना? 1 लाख, 1 लाख। और ग्रांट को भी पीएनएल में डाल दिया होगा, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, अपनी इनकम बना लिया होगा से, तो टू पीएनएल अकाउंट 60,000 और 60,000। तो जब मेरे पास ग्रांट रिसीव हुई, तो मैंने उस ग्रांट को किस में डाल दिया? पीएनएल में। ये तो गवर्नमेंट ग्रांट से गवर्नमेंट ग्रांट को कट गया, तो एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो यानी कि मैंने जब ग्रांट रिसीव हुई, तो मैंने उसको किस में डाल दिया? अपने पीएनएल में। तो अब जब मैं इसको रिफंड करूंगा, तो मैं एंट्री पास क्या कर दूंगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 और 60,000। ये हमारा क्या हो गया? रिफंड हो गया। ये हमारी क्या हो गई? रिफंड। क्योंकि जब हमें मिली थी तो हमने पीएनएल में डाल दिया था, तो अब जब मैं रिफंड करूंगा तो भी किस में से जाएगी? पीएनएल में से जाएगी। ठीक, और यहाँ पर हमें मिली थी तो मैंने लायबिलिटी बना लिया था, तो अब मेरी लायबिलिटी ही क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ठीक, तो लिखना हेडिंग में क्या डाली थी हमने? रिफंड ऑफ रेवेन्यू ग्रांट। तो लिखना अपॉन रिफंड ऑफ सच ग्रांट, upon refund of such grant, comma, upon refund of such grant, comma, it is it is debited to account, it is debited to account, it is debited to account where grant were credited, where grant were credited at the time of receipt,
एट ग्रांट वर क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीट। तो यानी कि जब हमें ग्रांट रिसीव हुई थी तो उस टाइम पे कहां पर हमने क्रेडिट किया था वही अकाउंट हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। वही अकाउंट हमें क्या करना होगा, डेबिट। बात समझ आ रही है? ठीक, ये एग्जांपल उतार लो, पहले ये वाला उतार लो, चाहे हाँ इसी को उतार लो एज इट इज सेम। ये लिख देना एट द टाइम ऑफ रिसीट, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट बोल लो या इशू ऑफ ग्रांट बोल लो, और एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ, और इसमें भी यहाँ पर लिख देना एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट। तो ये दोनों एग्जांपल उतार लो एज इट इज। हाँ उसी दिन, मतलब उसी दिन करो या उसके बाद भी करो, बट जब भी करोगे आपको यही एंट्री पास करनी पड़ेगी। रिफंड जरूरी नहीं है कि उसी दिन हो रहा हो, बाद में भी हो सकता है। हाँ जितना होगा फिर उतना डाल देना, जितना भी रिफंड करोगे उतना डाल देना। क्या होता है, कंडीशन होती है, मान लो कि आपने एक स्कूल में रजिस्टर, उसने बोला था कि खर्चा करना मेडिकल के ऊपर, ठीक है ना। उन्होंने बोला था कि आप इन इन हॉस्पिटल में खर्चा कर सकते हो। तुमने क्या किया, खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट ने चेक नहीं किया किसमें किया था, उन्होंने तुम्हें ग्रांट दे दी। बाद में पता चला कि जिन जिन हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट ने बोला था तुमने उसके अलावा किसी में करवा दिया, तो वो 2 महीने बाद पता चला, तो तुम्हें 2 महीने बाद रिफंड। ठीक, तो कभी भी रिफंड हो सकती है, जब भी रिफंड करोगे यही एंट्री पास करोगे, और पार्शियल करा है तो पार्शियल अमाउंट।
हाँ, लिखना एक एग्जांपल, रेवेन्यू ग्रांट के ऊपर एक एग्जांपल लिखना। X Limited runs a charitable hospital. X Limited runs a charitable hospital. Full stop. It incurs salary of it incurs salary of doctors, comma staff, doctors, comma staff, etc. to the extent of to the extent of 30 lakhs per annum. 30 lakhs per annum. 30 lakhs per annum. Full stop. As a support, as a support, as a support, comma, as a support, comma, the local government, the local government, the local government grants a lump sum payment of grants a lump sum payment of rupees 90 lakhs, lump sum payment of rupees 90 lakh 90 lakh to meet the salary expense to meet the salary expense for next 5 years. Salary expense for next 5 years. You are required to pass. You are required to pass the necessary journal entries. Necessary journal entries in the books of the company. Necessary journal entries in the books of the company for first 2 years. For first 2 years and for the first 2 year and presentation in P&L presentation in P&L when the grant is presentation in P&L when the grant is when the grant is shown separately when the grant is shown separately when the grant is shown separately as other income separately as other income or deducted against the salary cost deducted against the salary cost deducted against the salary cost ठीक। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे ना 5 साल तक सैलरी का खर्चा करना है 30-30 लाख रुपए। मुझे 5 साल तक सैलरी का खर्चा करना है कितना, 30-30 लाख रुपए। हर साल 30-30 लाख रुपए 5 साल तक सैलरी का खर्चा करना है, जिसके बदले में गवर्नमेंट ने मुझे आज ही पहले साल ही कितने रुपए दे दिए, 90 लाख। कह रहे हैं 90 लाख रुपए लो और 5 साल तक अपना खर्चा करते रहना। 5 साल तक क्या करना, खर्चा करते रहना। तो मुझे खर्चा कितना करना है, 30-30 लाख यानी कि 1.5 करोड़ रुपए, जबकि गवर्नमेंट ने मुझे कितने दिए, 90 लाख रुपए। तो पहली बात तो ये 90 लाख किस साल में जाएंगे, ये 90 लाख भी 5 सालों में बटेंगे। ये 90 लाख भी कितने सालों में बटेगा, 5 सालों में, क्योंकि मुझे ग्रांट कितने साल के लिए मिली है, 5 सालों के लिए। तो वो जो 5 साल का खर्चा है ये 90 लाख रुपए है, ये 90 लाख की ग्रांट भी कितने सालों में बांटी जाएगी, 5 साल में बांटी जाएगी। 90 लाख की ग्रांट कितने साल में, 5 साल में बांटी जाएगी। अब वो 5 साल में कैसे बटेगी, जिस जिस रेशो में आप खर्चा करने वाले हो ना, उस रेशो में ग्रांट बटेगी। जैसे मुझे अगर हर साल 30-30 लाख का खर्चा कर रहे हैं, यानी कि मेरा खर्चा हर साल का क्या है, इक्वल है, तो मैं 90 लाख में से भी ग्रांट को 18-18 लाख रुपए हर साल में बांट दूंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोला होता कि मेरा खर्चा जो है वो लेट से पहले साल 50 लाख, दूसरे साल 40 लाख, तीसरे साल 30 लाख, चौथे साल 20 लाख, पांचवें साल 10 लाख, अगर मेरा खर्चा इस तरीके से होता तो मैं ग्रांट को भी 90 लाख को भी 5, 4, 3, 2, 1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक, तो यहाँ पर मेरी ग्रांट को किस रेशो में बांटा जाएगा, खर्चे की रेशो में। तो मेरे खर्चे क्या है, पांचों साल इक्वल है, तो मैं 18-18 लाख रुपए की ग्रांट दिखाऊंगा। लेकिन हमें रिसीव तो ग्रांट शुरू में ही हो गई, हमें रिसीव तो पूरी की पूरी ग्रांट शुरू में हो गई,
तो मैं एंट्री क्या करूंगा, तो लिखना सॉल्यूशन जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फर्स्ट ईयर। पहले साल क्या होगा, पहले साल जैसे ही मुझे ग्रांट मिलेगी तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट क्रेडिट। क्यों डेफर्ड ग्रांट, क्योंकि ये जो ग्रांट मिली है वो मुझे 5 साल की मिली है, सारी इस साल की थोड़ी है। तो 5 साल की अगर है तो मैं किसमें दिखाऊंगा, डेफर्ड ग्रांट में। कितने की मिली, 90 लाख। कितने की मिली, 90 लाख। कितने की ग्रांट मिल गई, 90 लाख की। अब जो इस साल का खर्चा है मेरा सैलरी का, वो खर्चा पे करूंगा। कितना, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 30 लाख। 30 लाख और 30 लाख, 30 लाख और 30 लाख। अब ये जो पहले साल का मैंने खर्चा डाल दिया, तो पहले साल की ग्रांट भी किसमें चली जानी चाहिए, पीएनएल में। तो पहले साल की ग्रांट भी हम किसमें डाल देंगे, पीएनएल में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितना, 18 लाख, 18 लाख और 18 लाख। 18 लाख, 18 लाख हमारे किसमें चले गए, पीएनएल में। गवर्नमेंट ग्रांट किसमें चली गई, पीएनएल में। सॉरी ये डेफर्ड ग्रांट आएगा ऊपर हेडिंग में, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, डेफर्ड ग्रांट है, क्योंकि वो लायबिलिटी में जा रही है। तो डेफर्ड वर्ड हम यूज करेंगे डेफर्ड ग्रांट, और फिर जितना जितना हमारा राइट ऑफ होता जाएगा वो डेफर्ड ग्रांट में आता जाएगा। ठीक, तो अब उसने बोला था कि साथ में ना पीएनएल भी दिखाना। तो पीएनएल में 2 केस दिखाने हैं, पहला कि हम उसको अदर इनकम दिखाएंगे, या फिर दूसरा उसको हम क्या दिखाएंगे, सैलरी में से माइनस करके। तो पहला केस, अगर मैं अदर इनकम दिखाऊं, तो मान लो ये मेरा पीएनएल है। ठीक, ये मेरा पीएनएल है, तो पीएनएल के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा क्या, सैलरी कितने की, 30 लाख, और इधर लिखूंगा ग्रांट कितने की, 18 लाख। इधर लिख दूंगा क्या, ग्रांट कितने की, 18 लाख की। जो बाकी बची ग्रांट, वो मेरी किसमें जाएगी, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर, लाइबिलिटी साइड। इधर लिख दूंगा डेफर्ड ग्रांट कितने की, 90 लाख की थी, उसमें से 18 लाख तो चले गए, तो कितने बचे, 72 लाख। कितने बचे, 72 लाख। ठीक, बात समझ आ रही है। या फिर उसने दूसरा तरीका क्या बोला था कि पीएनएल में खर्चे में से ही माइनस कर देना। तो मैं क्या करूंगा, पीएनएल बनाऊंगा, पीएनएल में इधर लिखूंगा सैलरी 18 लाख, सॉरी 30 लाख, माइनस ग्रांट 18 लाख। तो मैं अपनी सैलरी को ही 12 लाख दिखा दूंगा, मैं अपनी सैलरी को ही क्या कर दूंगा, 12 लाख शो कर दूंगा। पहले साल में को डाउट क्या, ये 2 अलग अलग केसेस है, जो 2 अलग अलग केसेस क्वेश्चन ने पूछे थे हमसे। ठीक, पहले ही साल की 2 एंट्रीज है, तुम अगर कुछ बोलेगा तो वैसे कर देना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है कैसे भी। अरे मतलब वो डाल दिया ना, तो आ गया ना, फिर एंट्री नहीं पास करी बट ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल जाएगी, ठीक है ना। सैलरी को उठा के मैंने डाल दिया ना पीएनएल में, तो सीधा आ गई। ठीक, तो ये है पहले कोई पहले साल की दोनों तरीके से क्वेश्चन, या तो बताएगा, नहीं बता रहा तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बोल देता है दोनों से करना है, जैसे अभी बोला उसने। ठीक, तो ये हमारी थी फर्स्ट ईयर की एंट्री। अब सेकंड ईयर की एंट्री कर दो। 30 लाख की सैलरी थी, जो हमारा खर्चा था, उसी में से 18 लाख की इनकम को माइनस करके 12 लाख सैलरी। यहाँ पर तो क्या किया, डेबिट 30 क्रेडिट 18, तो नेट 12 ही गया। तो AS12 ने यही तो बोला, कहता है AS12 बोलता है कि या तो आप ग्रांट को अलग से इनकम बना के दिखा दो। ठीक, नॉर्मल अकाउंटिंग जो हम करते थे वो तो चलेगी, लेकिन AS12 ने स्पेसिफिकली ग्रांट के लिए बोल दिया कि या तो आप ग्रांट को अलग से इनकम दिखा दो, या आप अपने खर्चे में से माइनस करके दिखा दो। तो ये AS12 अलाउ कर रहा है, जब AS12 अलाउ कर रहा है तो सही है। नहीं जाएगा, तभी तो 2 अलग अलग तरीके हैं। ये वाली तो दिखाएंगे 72, इसी 70 मतलब 90 थी ना टोटल, उसमें से हमें 18 राइट ऑफ कर दी। अब वो 18 राइट ऑफ करके शो कैसे करनी है, या तो ऐसे शो कर दो या ऐसे शो कर दो, बट 90 में से 18 तो माइनस करोगे ना, तो बचा हुआ 72 लायबिलिटी। हाँ, ये पीएनएल है और ये भी पीएनएल है, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में तो 72 दिखेगा ही दिखेगा, सिर्फ जो पीएनएल में 18 डालने हैं वो कैसे डालने हैं वो दिखा। बात समझ आई। तो सेकंड ईयर की एंट्रीज क्या क्या होंगी,
सेकंड ईयर में सिर्फ 2 एंट्री होगी। सेकंड ईयर में दोबारा ये वाली एंट्री मत करना, क्योंकि दोबारा थोड़ी मिल रही है ग्रांट, ग्रांट तो एक ही बार मिली थी। तो सेकंड ईयर में सैलरी पे करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 30 लाख और 30 लाख, 30 लाख और 30 लाख। फिर इस सैलरी से फिर से वही सेम डेफर्ड ग्रांट को राइट ऑफ कर देंगे। डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट 18 लाख और 18 लाख। पी एंड एल का ट्रीटमेंट शो करना बिल्कुल सेम होगा एज इट इज, क्योंकि वही 30 लाख का खर्चा है, 18 लाख की ग्रांट है। 30 लाख का खर्चा, 18 लाख की ग्रांट। सिर्फ बैलेंस शीट में जो 72 था, अब बच के कितना रह जाएगा, 54 हो जाएगा, बाकी सारा सेम। डन हो गया। चलो बस आज इतना ही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है।